सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। संगीता जी, आपको भी मेरा नमस्कार। आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार और सभी सखाओं कह सकते हैं, सभी सखियों को बहुत बहुत नमस्कार। और क्या हालचाल है? बिल्कुल ठीक है। और आज बहुत सारी देखिए चीजें, बहुत सारा टॉपिक्स है जिस पर हमें बात करना है, तो बताइए। हाँ, बताते हैं। हमारे सारे श्रोता जो फेसबुक के माध्यम से हमारे टॉपिक पहले ही देख चुके हैं, उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं। उनमें से एक टॉपिक है उपयुक्त टिप्स में बिजली की बचत कैसी की जाए। तो श्रोता भी बताएं कि आप कैसे करते हैं बिजली की बचत। और मुझे कुछ कहना है, ये जो सेगमेंट होता है ना संगीता जी, ये श्रोताओं का सेगमेंट होता है। इसमें सूखे और प्राकृतिक रंगों से होली, तो आप कैसे खेलते हैं होली? बहुत जल्दी होली का त्योहार आने वाला है, उमंग और उत्साह का त्योहार होली आने वाला है। तो आप भी बताएं कि आप सूखे और प्राकृतिक रंगों से खेलते हैं या फिर अन्य चीजों से होली खेलते हैं, और होली कैसे खेलना चाहिए, इस विषय पर भी लिखकर भेजिए जी। और कहानी पद्मश्री की, तो आज फूलबासन बाई यादव जी की बात करेंगे। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इस पर हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे कमेंट्स भी लिखे हैं। तो वाकई ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखते रहना चाहिए। सीखना है निरंतर प्रक्रिया जिसकी होती है ना, उनका मस्तिष्क हमेशा ताजा रहता है, वे हमेशा युवा रहते हैं ना। बिल्कुल, तो पढ़ते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। समय भी अच्छा गुजरता है। और अब गाना सुनते हैं। गजरा लगा के, गजरा सजा के, गजरा लगा के, गजरा सजा के, बिजुरी गिरा के जइयो ना। नैन मिला के, चैन चुरा के, निंदिया उड़ा के जइयो ना। गजरा लगा के, गजरा सजा के, बिजुरी गिरा के जइयो ना। गजरा गजरा मुखड़ा न देखो दर्पण में, झांको जरा मेरे मन में। मुखड़ा न देखो, न देखो, मुखड़ा न देखो दर्पण में, झांको जरा मेरे मन में। ऐसे जिया पे छाई हो जैसे घटाएं सावन में। रात और दिन तुम्हारे बिन मन में कौन है। अब जिद छोड़ो, न आगे आगे दौड़ो, दिल ना मेरा तोड़ो। घुंघटा गिरा के, घुंघटा गिरा के, मुखड़ा छुपा के, बिजुरी गिरा के जइयो ना। नैन मिला के, चैन चुरा के, निंदिया उड़ा के जइयो ना। गजरा गजरा
के जइयो ना, गजरा लगा के गजरा सजा के बिजुरी गिरा के जइयो ना। नैन मिला के चैन चुरा के निंदिया उड़ा के जइयो ना। गजरा 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 गजरा। देखिए, गजरे की बात है, गजरे की बात है, लेकिन ये भी एक कला है ना? इसमें भी सीखना पड़ता है, बहुत सीखना पड़ता है कि भाई बढ़ती उम्र के साथ हमें मेकअप कैसे करना है। हमारी अगर झुर्रियां आ गई है तो वो नहीं दिखना चाहिए, इसलिए हमें किन चीजों से दूर रहना चाहिए, ये भी एक सीखने वाली बात है ना। वैसे संगीता जी, आपसे एक सवाल कि आप ताउम्र सीखती है या फिर डर लगता है कोई चीज सीखने से? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीखने से पहले ही डरा देती हैं, यूँ कह सकते हैं, लेकिन डर के आगे कहते हैं ना जीत है। हाँ। तो सीखने की कोशिश करनी चाहिए, और जब हम सीखते हैं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे बिल्कुल ठीक है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और ये भी बात बिल्कुल तय है कि सीखने की जहां तक बात होती है तो किसी से भी अगर कोई भी अच्छी सी बात है या उसके अंदर कोई कला है, कोई स्किल है, तो उसे सीखने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे वो हमसे कोई व्यक्ति छोटा हो या फिर हमसे उम्र में बड़ा हो। खासकर युवा जो होते हैं ना, उनसे हम टेक्नोलॉजी सीखते हैं ना कि भाई हमें मोबाइल में समझ में नहीं आ रहा है तो हमें सिखा दीजिए, अभी ऑनलाइन टिकट कैसे निकालना है तो हम सीख लेते, तो और अगर हम डर गए तो फिर हम कभी कुछ काम कर ही नहीं सकते। हमारे एक साथी लिखते हैं संगीता जी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की आदत का किसी के भी उम्र से कोई संबंध नहीं होता है। हम सभी लोग अपने बच्चों से, अड़ोस पड़ोस के वातावरण से, सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सारी बातें हमने अपने विद्यार्थी काल में भी सीखी हुई होती है, किंतु उसके बाद भी हम देखते हैं कि हमारा ज्ञान अपूर्ण है। चाहे जितनी भी हमारी उम्र हो जाए, हम कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। क्या बात है, सीखते रहना चाहिए, ताउम्र सीखते रहना चाहिए। सीखने से एक देखिए, एक समय ऐसा था जब हम लोग किताबें पढ़ते थे, वही किताबों से सीखते थे, लेकिन अब हाथ में मोबाइल है तो इससे भी कहते हैं समय बदलता है, तो जैसा समय है उस हिसाब से करना चाहिए। तो अब ये जो मोबाइल है या इस पे जैसे आपने बताया टिकट वगैरह जो भी है, तो वो भी सीखना चाहिए, और ये अच्छी बात है। जितना जीवन में हम सीखें वो उतना बहुत अच्छा है। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और जहाँ चाह वहाँ राह, मैं तो ये कहता हूँ। और जॉब करते करते शादी के 12 वर्ष बाद मेरा ग्रेजुएशन साइंस में किया, तो उस समय, और पापा बनने के बाद डिग्री इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का 2 साल का डिग्री कोर्स इन्होंने किया। जॉब के वर्किंग आवर्स के बाद फिर रेगुलर इवनिंग क्लासेस इन्होंने अटेंड किया। देश के प्रतिष्ठित संस्थान से कंप्लीट किया इन्होंने NIIT का कोर्स, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्या बात है, क्या बात है। और एक हमारी सखी ने लिखा है, हर उम्र में सीखते रहते हैं, अगर सीखना छोड़े तो हमारा विकास बंद हो जाता है। मैं तो इस उम्र में भी बच्चों से सीखती हूँ, खुश कैसे रहते हैं, हर पल मुस्कुराते रहते हैं और जीवन का मजा लेते हैं। मेरे नन्हे नन्हे नाती मुझे यही सिखाते। क्या बात है, इन्होंने अपने नाती पोतों से मुस्कुराना सीखा है। बहुत सही, बहुत मासूमियत भरा इनका कमेंट था। और एक हमारे साथी लिखते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कहावत केवल सुनने में अच्छी नहीं लगती बल्कि एक जीवन का गहरा सच है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई या कुछ नया सीखना केवल बचपन या जवानी तक सीमित है, लेकिन असलियत में सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होकर जीवन के अंतिम पड़ाव तक चलती रहती है। क्या बात है, बहुत सुंदर विचार। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कार्य कोई भी हो बस मन लगाकर लगे रहने में ही समझदारी है। इस पर इन्होंने एक गुजराती मुहावरा भी लिखा है, मन होए तो मालवे जवाए। मतलब हमारा मन करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी कार्य सीख सकते हैं और कर भी सकते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं, संगीता जी, सीखने की कोई उम्र नहीं, बात तो साफ और सही है, लेकिन उम्र आने पर सारे सेंस ऑर्गन शिथिल होने लगते हैं, यहाँ तक कि मस्तिष्क भी सही ढंग से काम नहीं करता। फिर भी सक्रिय लोग आजीवन सीखते ही रहते हैं और अपने जीवन के सच्चिदानंद में ही रहते हैं। इस दृष्टिकोण से सीखना उम्र के साथ साथ रुचि पर भी निर्भर करता है। ये इन्होंने बहुत सही बात कही है कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जिन्हें संगीत में रुचि है, कि
नौकरी काल में हम गाना नहीं सीख पाए या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं सीख पाए, तो आगे चल के भाई चलो रिटायरमेंट हो गया, इसके बाद में अगर इच्छा है, अगर आपकी आवाज़ साथ दे रही है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा है तो आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, गाना सीख सकते हैं। अगर आपकी इच्छा थी कि मैंने पेंटिंग मुझे करने का बहुत शौक है पर मैं सीख नहीं पाया, वो सीख सकते हैं। बस मन में एक ज़बरदस्त इच्छा शक्ति होना चाहिए, तो कोई भी इंसान किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकता है। और कुछ इसी तरह की बात हमारे एक और श्रोता ने लिखी है कि इंसान का दिमाग समय के साथ बूढ़ा नहीं होता बल्कि और अधिक परिपक्व होता जाता है, इसलिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और एक और श्रोता लिखते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की आदत किसी भी उम्र से इसका कोई संबंध नहीं होता। हम सभी लोग अपने बच्चों से, अड़ोस पड़ोस से और जो सोशल मीडिया है उससे बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत सारे हमने अपने विद्यार्थी काल में सीखी हुई है, किंतु उसके बाद भी हम देखते हैं कि हमारा ज्ञान अपूर्ण है और चाहे जितनी भी हमारी उम्र हो जाए हम कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। देखिए, जहाँ तक सीखने की बात है तो इंसान तो पशु पक्षियों से भी बहुत कुछ सीखता है कि देखिए सुबह उठते हैं और जहाँ तक आम लोगों की बातें हैं कि अगर थक जाएंगे तो भाई सो जाएंगे, शाम ढली तो फिर भी खाना खा सकते हैं। लेकिन देखिए, शाम ढलती है तो पंछी अपने बसेरों में चले जाते हैं और उसके बाद अगर आप उनको कुछ दें भी खाना दाना चुगने के लिए तो वो बिल्कुल नहीं खाएंगे, ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे, सो जाएंगे और बिल्कुल सुबह उठेंगे और शाम जल्दी सो जाएंगे। यानी उनका पेट भरा रहता है तो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाएंगे, और हमारे सामने अगर पेट भरा है फिर भी अगर पसंदीदा चीज सामने रख दी तो हम खा लेते हैं। जी। तो हमें पंछियों से, पशु पक्षियों से, प्रकृति से बहुत कुछ सीखने के लिए होता है, तो बस हमें सीखते रहना चाहिए। दिनचर्या की जहाँ तक बात होती है कि मतलब सुबह उठ जाते हैं और फिर देखिए सांझ ढले सो जाते हैं, तो ये उनसे बहुत सीखने वाली बात है। जी, और भी बहुत कुछ चीजें हैं। और अक्सर ऐसा होता है ना कि बुढ़ापे में लोग ऐसे सोचते हैं कि अब हमारी उम्र हो गई है, अब हम क्यों सीखे। पर एक है ना कि बुजुर्ग लोग मोबाइल और इंटरनेट चलाना आजकल सीख रहे हैं, और फिर रिटायरमेंट के बाद भी कुछ लोग संगीत, योग, चित्रकला और लेखन भी सीखते हैं। तो सीखते रहना चाहिए, ताउम्र सीखते रहना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? गीत
है। चेहरे ने तेरे मेरा चेहरा छुपाया है, तेरे जलवों की धुंध नहीं छटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या। इन नजरों से, नजारों से, सबसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है सोनाली। और निरंतर सीखने के कई सारे फायदे हैं, जैसे आत्मविश्वास बढ़ता है, मस्तिष्क सक्रिय रहता है, जीवन में नई ऊर्जा बनी रहती है, और बदलते समय के साथ स्वयं को ढालने के लिए भी सीखना बहुत जरूरी है। और आज टेक्निक कितनी तेजी से बढ़ रही है, बदल रही है, यदि हम सीखना बंद कर देंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ऐसा ही हमारे एक श्रोता ने, वैसे तो इनका कमेंट बहुत लंबा है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि उम्र ही नहीं, हम जीवन के हर पड़ाव पर अनुभवों से सीखते हैं। जी हाँ, बहुत सारे हमें अनुभव होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते। 65 वर्ष की उम्र में भी लोग कानून की पढ़ाई या नए कौशल सीख रहे हैं, जो साबित करता है कि इच्छा शक्ति प्रमुख है। हम सभी सीनियर आज डिजिटल दुनिया में सीख कर प्रवेश कर गए हैं, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं डिजिटल दुनिया से जुड़कर आप सभी से जुड़ पाई हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। हाँ, क्योंकि हमारे विविध भारती से भी जुड़ना, एक तरह से देखिए डिजिटली जुड़ना होता है आजकल जो है। और एक चीज और है सोनाली कि जब याद करिए कि हम लोग कोई चीजें सीखते थे, जैसे कि अगर आप सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे गणित है या मैथ्स कह लीजिए, साइंस कह लीजिए, तो ये सब्जेक्ट्स लोगों को, बच्चों को भारी लगते हैं थोड़े से। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर कोई बहुत प्यार से सिखाए, बताए, तो वही चीजें बड़ी आसान लगने लगती हैं। कभी साइकिल चलाना है तो उसका पता चला सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी ने डरा दिया, या बच्चों ने आपस में खेल खेल में जरा सी साइकिल हिला दी तो फिर डर बैठ जाता है, फिर वो नहीं सीख पाते। तो कहने का मतलब ये है कि जो सीखने की जो एक प्रक्रिया है, उसमें कोई अवरोध ना हो, और किसी को डराना नहीं चाहिए कि भाई ये चीज आप नहीं कर सकते। बताना ये चाहिए कि नहीं, ये तो आसान है, ये आप कर सकते हैं। तो एक कहते हैं ना कि टोका टाकी बहुत ज्यादा उसमें अच्छी नहीं होती, देखना चाहिए कि करके क्या कर सकते हैं। अब जैसे ऑनलाइन पेमेंट की बात है, अगर किसी ने डरा दिया कि अरे आप करोगे तो आपके मोबाइल का हैक हो जाएगा, बहुत सारा पैसा निकल जाएगा, तो जो महिलाएं हैं, खासकर जो थोड़ी बड़ी उम्र की महिलाएं डर जाती है। पर नहीं, शुरू में आप कर सकते हैं, करके धीरे धीरे सीख के आगे बढ़ सकते हैं। सब सीखना बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ पे इतने सारे उदाहरण भी हैं कि कई महिलाओं ने अपने बच्चों के बड़े होने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी की है, स्वयं का व्यवसाय शुरू किया। इससे पता चलता है कि इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के सामने उम्र छोटी पड़ जाती है। और ऐसी ही एक महिला की आज हम बात करेंगे जी, और ये हैं फूलबासन बाई यादव। पद्मश्री फूलबासन बाई यादव छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय महिला सशक्तिकरण और बाल अधिकार कार्यों के कारण एक लोकप्रिय नाम है। वे एक ऐसे स्थान से आती है संगीता जी, जहां जीवन की परिस्थितियां बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जी, 5 दिसंबर 1969 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के एक दूरस्थ गांव सकुलदहन में इनका जन्म हुआ। उन्हें बहुत कम उम्र में ही परिस्थितिवश स्कूल छोड़ना पड़ा। 10 साल की उम्र में एक पशुपालक से उनकी शादी हो गई। गरीबी के कारण उनका जीवन बहुत ही मतलब दयनीय था, और विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने कुछ अलग और बेहतर करने की इच्छा मन में ठान ली थी। अपने और पूरे परिवार के लिए बेहतर जीवन देने की चाह में फूलबासन ने अपने गांव में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। ये गतिविधियां स्वयं सहायता समूहों से संबंधित थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्तिकरण करना था। और कुछ ही समय में फूलबासन बाई यादव ने अपना एक समूह बनाया, जिसमें प्रज्ञा महिला समूह, किराया भंडार इत्यादि शामिल थे। सामाजिक सक्रियता की दुनिया में उनका पहला कदम था। इसके बाद उन्होंने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए उचित मूल्य पर राशन की दुकानें भी स्थापित की। बाद में उन्होंने अपने सभी सामाजिक समूहों को एक ही संगठन के अंतर्गत संगठित किया, जिसे मां बमलेश्वरी जनहित करे
समिति के नाम से जाना जाता है। ये एक गैर सरकारी संगठन है जिसका नाम देवी दुर्गा के नाम पर रखा गया है और इसकी शुरुआत 11 महिलाओं के साथ हुई, इन्होंने की। और इस गैर सरकारी संगठन और इसके विभिन्न समूहों में महिलाओं को सशक्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से स्थिर होने में मदद की, बल्कि गांवों की जीवन स्थितियों में भी सुधार लाया है। इस गैर सरकारी संगठन की शुरुआत 11 महिलाओं से हुई थी और अब सदस्यों की संख्या कुछ 2 लाख तक है। इसके अलावा लगभग 19 लाख महिलाओं के स्वयं सहायता समूह और लगभग 23 लाख युवतियों के भी समूह हैं। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं इन्होंने सीखी और सिखाई, उनमें खाद की भी बात है कि मतलब जिसे कहते हैं ना कि कंपोस्ट है ना, तो हाँ उस तरह की जो चीज़ें थी। और समूह जो इनका है वो स्वच्छता कार्यक्रम का भी हिस्सा है और पल्स पोलियो अभियान के लिए भी काम कर रहे हैं। एक दूसरे की भी जो गतिविधियों का समर्थन करते हैं, आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। और आपकी उपलब्धियों के बारे में बात की जाए तो अपने जिले में साक्षरता अभियान में योगदान आपका सराहनीय था। उन्होंने जल बचाओ अभियान के लिए राज्य मंत्री द्वारा मां बमलेश्वरी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2001 से उपरोक्त अभियान पर काम कर रही है। जैसे कि 2013 में उन्होंने 5 लाख पौधों का रोपण किया। उन्हें मिनी माता सम्मान पुरस्कार में 1 लाख रुपए की नगद राशि भी प्रदान की गई थी। उन्होंने इस राशि का उपयोग अपने द्वारा गोद लिए गए जो पिछड़े वर्ग के लगभग 52 बच्चों की शिक्षा के लिए किया। साथ ही फूलबासन ने वन क्षेत्रों में रहने वाली आदिवासी की महिला सशक्तिकरण में भी बहुत मदद की है और उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। तो इनकी बात करेंगे, पहले एक गीत सुन लेते हैं। सुनते हैं गीत। पिया 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 मेरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे। चोरी 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 काहे हमें पुकारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 छब मतवारी ये मुख गोरा गोरा, न देखो देखो ऐसे कि जिया डोले मोरा। ये छब मतवारी ये मुख गोरा गोरा, न देखो देखो ऐसे कि जिया डोले मोरा। भोले भोले नैना मेरे जाने क्या इशारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 मैं पिया तो दिखाया, मैं संग संग डोलूं, तू जाए जहाँ सैया मैं साथ तेरे होलूं। मैं पिया तो दिखाया, मैं संग संग डोलूं, तू जाए जहाँ सैया मैं साथ तेरे होलूं। ये ऋतु मन भाती ये दिन मधुमाते, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते। ये ऋतु मन भाती ये दिन मधुमाते, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते। मेरे पिया झूमे दिया झूमे ये नजारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 मोरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, हम भी चलेंगे।
हम आज बात कर रहे हैं पद्मश्री फूलबासन बाई। तो आज भी जनमानस के लिए प्रेरणा स्रोत है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर काम कर रही है। जागरूकता बढ़ाने के लिए ध्यान केंद्रित करते हुए संदेश फैलाती है ताकि अधिक से अधिक महिलाएं उनसे जुड़ सके और आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने महिलाओं को पैसे बचाना भी सिखाया है और उनकी संयुक्त बचत से अभी तक वे 25 करोड़ रुपए जुटाने में कामयाब रही है। और महिला सशक्तिकरण के लिए पद्मश्री फूलबाई यादव असंगठित, शोषित और उत्पीड़ित महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना चाहती है। उनके प्रयासों से कई महिलाओं को अपनी पहचान बनाने, सम्मान प्राप्त करने और समाज में स्थान मजबूत करने में मदद मिली है। और उनकी टीम ने 10 गांवों से 30 दुग्ध सहकारी समितियां स्थापित की है जो प्रतिदिन 3000 लीटर दूध उत्पादन करती है। और पद्मश्री फूलबासन बाई यादव राजनांदगांव में एक डेयरी बनाने की भी योजना बना रही है। वे अपनी कंपनी के तहत जैविक खाद का उत्पादन भी कर रही है और जिसमें लगभग 17,000 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। तो कुछ और पुरस्कारों की भी बात कर लेंगे जी, जो फूलबासन बाई यादव जी को मिले। लेकिन फिलहाल ले लेते हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल। तो ये ब्रेक, ये अंतराल समाप्त हो चुका है सोनाली। और हम फूलबासन बाई यादव जी की बात कर रहे थे। उन्होंने जिस भी क्षेत्र में जो प्रयास उनके रहे और उसमें उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, बहुत जगहों पर सम्मानित भी किया गया। उन्हें नाबार्ड द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। लगातार 3 वर्षों तक उन्हें जिला प्रशासन द्वारा मां बमलेश्वरी पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए भी सम्मानित किया गया है। 2008 में उन्हें महिला एवं बाल विकास और कल्याण श्रेणी में जमनालाल बजाज पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2012 में उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत सरकार ने स्त्री शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगर इतने सारे पुरस्कार मिलते हैं तो देखिए फिर तो खुशी का ठिकाना नहीं होता और जो कार्य है वो आगे आगे बढ़ता ही जाता है। और भी अनेक पुरस्कार मिले हैं उन्हें, जैसे आर जिंदल पुरस्कार, भगवान महावीर पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इंडियन प्राइड पुरस्कार, सूरदत्ता पुरस्कार, अमोदिनी पुरस्कार और सदगुरु पुरस्कार। ये सूची और भी आगे जारी है। और पद्मश्री फूलबासन बाई यादव के काम को केवल पुरस्कारों की संख्या से नहीं मापा जा सकता। ये उनके अविश्वसनीय कार्य, समर्पण और जिले में उनके योगदान के लिए प्रशंसा है। वह महिलाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। उनके विनम्र व्यवहार, ईमानदार लक्ष्य और कौशल और गतिशील व्यक्तित्व ने उन्हें सभी प्रयासों में सफलता दिलवाई है। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। तौबा मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना, आफत फिर उस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। अरे तौबा मेरी तौबा मुश्किल था एक तो
पहले ही दिल का बहलना, आफत फिर उस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। ऐसे ना बोलो पड़ जाए मुझको शर्माना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। मुझको बना के दीवाना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। बच के हमसे ओ मत वाली है ये कहाँ का इरादा, नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा। बच के हमसे ओ मत वाली है ये कहाँ का इरादा, नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा। पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हमारी एक सखी लिखती है संगीता जी कि ऑनलाइन पेमेंट करने से मैं भी डरती हूँ, पर बेटी ने समझाया कि गूगल से तुम्हारे जैसे लोगों के लिए है, जिससे भी मैं भी जुड़ा रहूंगा। तो मैं भी थोड़ा अब करना सीख गई हूँ। वही हमारे एक साथी ने लिखा है कि मैं शादी के कार्ड में कैलीग्राफी पेंटिंग भी कर रहा हूँ। वैसे ही एक हमारे साथी लिखते हैं कि आप देखो, मैं सेवानिवृत्ति के बाद आज 70 की उम्र में कंप्यूटर मोबाइल अच्छे से चला रहा हूँ। ऑनलाइन कोई भी काम हो, मैं इस कार्य में योग्यता प्राप्त कर लिए। मेरी घरवाली बहुत
नाराज है, कहती क्या दिन भर मोबाइल में घुसे पड़े रहते हो। हाँ, अमूमन तो यही देखा जाता है ना कि रिटायरमेंट हो गया तो उसके बाद फिर कहते हैं कि भाई आराम की जिंदगी है और बस अब घूमना फिरना है और क्या। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं अपने को व्यस्त रखना चाहिए और सीखना इसके लिए मुझे लगता है सबसे अच्छा जरिया है। और इसके साथ साथ बचत भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है और बिजली की बचत बहुत जरूरी है भाई। हम लोगों को ना, हम बस बच्चों को बोलते रहते हैं ये करो वो करो, पर जब हम घर से बाहर जाते हैं, कमरे से बाहर जाते हैं तो पंखा ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं कि पंखे का स्विच ऑफ नहीं करते हैं। वैसे ही नहाया उसके बाद में गीजर चालू ही रहता है हमारा। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी आदतें हैं जिनको अपनाकर हम बिजली की बचत कर सकते हैं। उस विषय पर भी हम आज बातचीत करेंगे। और बहुत सारे गैजेट्स भी हैं अलग अलग, जैसे हमारे श्रोताओं को मालूम ही है, एसी है, वॉशिंग मशीन आ गया है, फ्रिज है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे गैजेट्स हैं। अब अगर इनका इस्तेमाल होता है तो जानी हुई बात है कि बिजली का जो बिल है वो भी बहुत ज्यादा आता है। तो ऐसे में जब इतनी सारी चीजें हैं जो अप्लायंसेस जिन्हें कह लीजिए कि वो जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें सुविधा भी होती है, लेकिन फिर इसके साथ जब बिजली का एक बड़ा सा बिल आता है तो फिर वो सारी सुविधाएं जो है वो कहीं हवा होने लगती हैं। हाँ, तो इसलिए बिजली की बचत बहुत जरूरी है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत अच्छा टॉपिक है, गर्मी शुरू हो गई है, अब पंखे एसी सब चलना शुरू होने वाले हैं, तो जो ज्यादा पैसे का बिल शुरू होने वाला है इसलिए बिजली की बचत जरूरी है। वैसे ये बचत हमेशा होती रहनी चाहिए। मैं तो कहीं भी पंखे, बिजली, टीवी चलती हुई देखती हूँ तो घर में तुरंत बंद कर देती हूँ, पर वही श्रीमान जी टीवी चालू करके कहीं भी चल देते हैं, ऐसे ही पंखे छोड़ देते हैं। इस बात पर बार बार टोकती हूँ। जी हाँ, कभी कभी क्या होता है कि किसी को अगर आप बता दें, जैसे बच्चे ही हैं भाई, आप अगर कमरे से बाहर निकल रहे हैं तो आप फैन बंद कर दें, पंखे बंद कर दें या टीवी बंद कर दें, तो ये जरूरी है। कभी कभी बताने से भी बड़ा लाभ होता है कि दिमाग में एक बार ये बात बैठ जाती है कि तो याद आती है कि नहीं, फिर ये करके तब चलना चाहिए। और खासकर अगर युवा है ना, नौकरी कर रहे हैं, तो उन्हें कहना है हमें कि आपको ही बिजली का बिल भरना है। तो फिर वो याद से एसी चल रहा है तो वो बाहर निकलेंगे तो बंद करेंगे। एक हमारे साथी लिखते हैं कि बिजली की बचत करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप दिन में प्राकृतिक रोशनी का अधिकतम उपयोग करें और कमरे से बाहर निकलते समय पंखे और लाइट बंद कर दें। और जो स्टार रेटेड वाले उपकरण है उन्हीं का इस्तेमाल करें, जैसे फ्रिज है, एसी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के स्विच से बंद कर दें, क्योंकि स्टैंड बाय मोड में भी बिजली बहुत ज्यादा खर्च होती है। और उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं कि एयर कंडीशन जो है 24 से 26 के बीच ही तापमान पर चलाएं। और इन्होंने लिखा है कि फ्रिज का दरवाजा बहुत समय तक खुला ना रखें। कुछ लोग ऐसा है ना कि अभी सब्जी ली है, फिर खुला है, फिर दूध भी तो लेना है मुझे, और फिर उसमें अंदर से और भी सामान लेना है मुझे, तो खुला ही रखते हैं। तो ऐसा खुला ना रखें, पहले जितना लेना है फिर बंद करके, क्योंकि उससे फिर बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। और सर्दियों में गीजर का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार ही करें। पानी गर्म होने के लिए सोलर हीटर का उपयोग करने पर भी विचार करें। और वॉशिंग मशीन का भी इन्होंने लिखा है कि कपड़ों को गर्म पानी के बजाय ठंडे या गुनगुने पानी से धोए, उसमें बिजली की बचत होती है। कुछ वॉशिंग मशीन में ऑप्शन होते हैं ना कि आप गर्म पानी से धो सकते हैं, तो उसमें बिजली ज्यादा जलती है। तो इन्होंने छोटे छोटे बदलाव को अपनाकर आप न केवल अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं। और हमारे एक श्रोता ने देखिए ध्यान आकर्षित किया है कि बिजली बचाने की बात मैंने बिजली बचाई है। सड़क पर जलने वाले स्ट्रीट लाइट को कई बार नंबर ढूंढकर खुद बंद करवाया है। ऑफिस में बेकार लिफ्ट चल रही थी, हाँ, क्योंकि लिफ्ट भी होती है ना, अपने आप ऊपर नीचे जाती रहती है, तो वो चल रही थी। बाहर गेट पर जाकर उनको बोला कि अब लिफ्ट बंद कर दो, वहां कोई नहीं है। अस्पताल में भी जो पंखे होते हैं वो चलते रहते हैं, उनको भी बंद करके करवाया है कई बार इन्होंने। ट्रेन में भी फालतू पंखे चलते रहते हैं, सारे यात्री उतर जाते हैं, वो गाड़ी खड़ी हुई रहती है, उनको भी बोलकर बंद करवाया है। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से देखिए जो बिजली के बिल की आप घर से बाहर भी बचत कर सकते हैं। तो ये सभी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि बिजली की बचत जो है बहुत आवश्यक है। अभाव के चलते तो हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ रही है और हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ऐसे परिदृश्य में हम लोग सायंकाल में ही उजाले हेतु ही बिजली प्रयोग करते हैं और हैंडपंप को हाथों से चलाकर पानी पिए हैं।
यद्यपि मिट्टी के तेल की लालटेन और डिबरी भी जलाई है, किंतु आज के कॉर्पोरेट सेक्टर और बढ़ते विद्युत उपकरणों के चलते बिजली की खपत बढ़ी है और चुनौतियां जो हैं वो खड़ी हैं। तो इन चीजों का किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये तो पूरी तरह से हम पर ही निर्भर होता है। एक हमारी सखी लिखती है कि बिजली की बचत आवश्यक है, इसकी आदत बचपन से ही डाल दी गई है। आवश्यकता न हो तो तुरंत स्विच ऑफ कर देते हैं। बिजली की बचत के साथ साथ अनजाने में पानी और पर्यावरण की भी सुरक्षा होती है। क्या बात है, ये तो आदत हमें बचपन से डालना ही चाहिए। और अब एक गीत सुनते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा था संगीता जी कि बिजली के साथ साथ अगर हम बिजली की बचत करते हैं तो जाने अनजाने में हम पानी की भी बचत करते हैं। तो ऐसे ही जब हम होली खेलते हैं तब हम थोड़ा बहुत प्रयास करके हम पानी की बचत भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि सूखे लाल चंदन को आप लाल गुलाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुर्ख लाल रंग का पाउडर होता है और त्वचा के लिए अच्छा होता है। जास्वंदी के फूलों को सुखाकर इसका पाउडर बना ले और उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें आटा मिला ले और सिंदूरिया के बीज लाल रंग के होते हैं, इससे आप सूखा और गीला लाल रंग बना सकते हैं। कितना सुंदर है ना प्राकृतिक रंग, यानी उससे ना स्किन के ऊपर कुछ रैशेस नहीं आएंगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। और होली जो है ना सचमुच जो हमारा आनंद और उत्साह का त्योहार है, तो आनंद और उत्साह के साथ ही उसका समापन होगा। नहीं तो ऐसे होता है कि होली के बाद में हमारी
स्किन में रैशेस आ गई तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, भी तकलीफ हो रही है, बहुत जलन हो रही है, तो ऐसे ना हो। होली को भी बहुत उत्साह और उमंग के साथ उसका समापन भी होना चाहिए। एक और श्रोता ने लिखा है कि सूखे और प्राकृतिक रंगों से होली खेलना न केवल सुरक्षित बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। हल्दी, बेसन, मेहंदी और सूखे फूलों यानी टेसू से बने गुलाल का उपयोग करने से त्वचा में एलर्जी और जलन नहीं होती। साथ ही इससे पानी की बहुत बचत होती है और आप फूलों की पंखुड़ियों के से उत्सव को और भी खुशनुमा बना सकते हैं। यानी फूलों की पंखुड़ियों से भी रंग बनाया जा सकता है। तो इसके लिए करना क्या होगा सोनाली? तो इन्होंने लिखा है कि प्राकृतिक और सूखे रंगों से होली खेलने के फायदे और तरीके लिखे हैं। स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। रासायनिक रंगों से त्वचा, बाल और आंखों को नुकसान हो सकता है। प्राकृतिक रंग त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। पानी की बचत होती है। ड्राई होली खेलने से पानी की बर्बादी नहीं होती, जो बहुत जरूरी है। घर पर आसानी से रंग बनाए। उन्होंने कहा येलो है ना, हल्दी पाउडर को बेसन या अरारोट के साथ मिलाए और लाल रंग के लिए सूखी हिबिस्कस यानी गुड़हल के फूल या लाल चंदन को पाउडर बनाकर पीस कर बनाए। हरा रंग बनाने के लिए नीम की पत्तियों या मेहंदी पाउडर को अखरोट के साथ मिलाकर लगाए। मेहंदी मत लगाइए, अरारोट वो निकलेगा नहीं बहुत जल्दी। मेहंदी पाउडर को अरारोट के साथ मिलाएं। पर मेहंदी 8-10 दिन तक नहीं निकलेगा, फिर वो रंग फिर गुलाबी। मेहंदी तो फिर ज्यादा हो गया। और गुलाबी के लिए उन्होंने कहा कि चकुंदर को सुखाकर उसका पाउडर बनाएं या गुलाब की पंखुड़ियों का उपयोग करें। त्वचा की सुरक्षा, होली खेलने से पहले त्वचा और बालों पर नारियल या बादाम का तेल लगा ले ताकि रंग आसानी से निकल जाए। इस बार पर्यावरण की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए प्राकृतिक और सूखे रंगों से होली मनाए और खुशियां बांटे। बहुत सुंदर बात है। हाँ, और टेसू के फूलों से भी देखिए रंग बनाया जाता है। जब हम लोग छोटे थे तो टेसू के जो फूल होते हैं उनको खेल खेल में मतलब उसको ले लिया करते थे और उसके बाद थोड़ा सा फूल अगर आप उसको थोड़ा सा उबाल लेंगे तो उसमें बड़ा सुंदर सा रंग आ जाता है, यानी कुछ ऑरेंज कलर का। बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर रंग होता है। बहुत सुंदर रंग होता है। बस यही कि मतलब लोग कहते थे कि भाई इससे रंग निकलता है, तो बस देखना ये था कि इससे रंग बनता है कि नहीं बनता है। तो वही उसमें फिर आप पानी मिला दीजिए और बहुत अच्छा सा रंग तैयार हो जाता है। और होली के समय में ये खास जो फूल होते हैं वो खिलते हैं। यानी देखिए ना, प्रकृति हमारा कितना ख्याल रखती है कि होली के दिनों में, फागुन के महीने में फूल इतने ने पूरा पेड़ जो है वो उन फूलों से लद जाता है। हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे, उन फूलों को तोड़ लेते थे, एक कांच की बोतल में भर देते थे, उसमें पानी रख देते और फिर 2-3 दिन बाद में उसका लाल लाल सुंदर सा रंग तैयार हो जाता था। उसी रंग को हम पिचकारी में भर के रंग से खेलते हैं ना। बचपन वाले दिन याद आते हैं ना, कितने सुंदर है ना। उस वक्त इतने कलर भी नहीं हुआ करते थे आज की तरह। तो ये एक बहुत, हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस तरह की बात लिखी कि बाजार के हर्बल रंगों पर भरोसा नहीं है तो घर पर ही प्राकृतिक तरीके से गुलाल तैयार करें। इससे न केवल आपकी त्वचा सुरक्षित रहेगी बल्कि पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। और एक और श्रोता ने लिखा है कि अब जमाना कीचड़ पेंट व रंगों का चला गया, जिसका लोग होली में इस्तेमाल किया करते थे। अब सूखी होली को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में इस बार की होली पर्यावरण को समर्पित हो, इसलिए सूखी होली ही मनाई जाए। होली रंगों का त्योहार है और अगर रंग ही आपकी होली को बर्बाद कर दें तो उससे बुरा और क्या होगा। बाजार में कई रासायनिक कलर्स आ गए हैं जो न सिर्फ गहरे होते हैं बल्कि उनके इस्तेमाल से हमारी त्वचा, आंखें और बालों को नुकसान पहुंचता है। इसके लिए सभी को रासायनिक रंगों के इस्तेमाल को बंद कर देना चाहिए। तो रासायनिक रंग हैं ये पता कैसे चले? जब वो हमारे ऊपर पड़ता है और त्वचा को नुकसान पहुंचता है तब हम जानते हैं। तो इससे पहले ही आप ये देखें कि बहुत अच्छी तरह से उसको परख लें, देख लें और किसी भी नई वस्तु, नई चीज को या नए रंग को जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो उसे न दूसरों पर फेंकें और न खुद लगाएं। और होली में ना बिल्कुल भी बहुत ज्यादा मजाक नहीं करना चाहिए हमें कि अगर कोई वृद्ध है, नहीं खेलना चाहते, उन पे जबरदस्ती पानी डालना, या कोई बीमार है, कोई नहीं कह रहे तो भी कुछ लोग ना जबरदस्ती उन पे पानी डालते हैं, रंग खेलते हैं। ऐसा ना करें। रंगों का, उमंग का, उत्साह का त्योहार है तो आनंद के साथ ही मनाएं। और अब गाना सुन ले एक। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग
कौन जो दिल पर छाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। पर हम भी किसी से कम तो नहीं, क्यों रूप को अपने छुपाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। जाने न नजर पहचान जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। बिन देखे जिसको प्यार करो, घर देखो उसको जान भी दो। बिन देखे जिसको प्यार करो, घर देखो उसको जान भी दो। एक बार कहो जादूगर, ये कौन सा खेल रचाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचान जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। सोनाली, हमारी एक सखी लिखती हैं कि अगर आप मेरा कमेंट पढ़ लो तो बहुत अच्छा होगा। ये मेरा पहला कमेंट है। अच्छा। अ वेरी गुड आफ्टरनून मैम, मैं आपको बचपन से सुनती आ रही हूँ। इस टाइम जहाँ बच्चे फोन का उपयोग करते हैं, मतलब अलग अलग तरह से, इनका कहने का मतलब है मैं सिर्फ विविध भारती सुनती हूँ। मैं और इन्होंने अपना नाम भी लिखा हुआ है, तो क्या ही मासूमियत है देखिए। और जी हाँ, विविध भारती जरूर सुनिए। विविध भारती तो आप काम करते करते भी सुन सकते हैं। और कई बार तो मैंने ये भी देखा है, अब पता नहीं, लेकिन देखा है कि बहुत हल्की धीमी आवाज में गीत चलते रहते हैं, और मैंने कई बच्चों को हल्के हल्के गीतों में भी पढ़ाई करते क्या बात है। सुना है जी, देखा है। हाँ। और एक और हमारी सखी लिखती हैं कि प्राकृतिक रंगों से होली खेलना त्वचा और पर्यावरण दोनों के लिए सुरक्षित है। आप घर पर हल्दी बेसन से पीला और अलग अलग तरह से इन्होंने बताया है कि आप रंग बना सकते हैं। वैसे इससे पहले हम अपनी इन सखी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी हाँ, जो पढ़ाई भी कर रही हैं और रेडियो भी सुनती हैं, विविध भारती भी सुनती हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सूखे और प्राकृतिक रंगों से होली। भाई, होली तो रंगों का त्योहार है, किंतु रंग क्या यही नहीं पता है। वार्निश और कालिक लपेट कर तीव्र गति से बाइक चलाते हुए होली की दोपहरिया में हुड़दंग करने को अपने शान में शामिल कर लिया करते हैं कुछ लोग। इस रंग और रंगीनियत के सही पहचान करके ही होली खेलना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो प्रकृति के सानिध्य में ही रहने वाले लोगों में शामिल है ना। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, कहा कि नहीं, प्रकृति से जो मिले हुए रंग हैं, उससे जब हम रंग खेलते हैं तो खुशियां भी मिलती है और आनंद मिलता है हमें। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और होली में बहुत प्यारे अंदाज में मिठाइयाँ बनाना है, खाना है, खिलखिलाना है, बस आनंद की बरसात करना है, ना कि हमें पानी की बरसात करना है। हाँ, एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि पलाश के फूलों के बारे में लिखा है कि पलाश के फूलों को पीसकर गुलाल बनाया जा सकता है, प्राकृतिक होता है और कोई नुकसान भी नहीं होता। तो वाह, क्या बात है। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे तमाम श्रोताओं ने देखे इतने सारे जो प्राकृतिक रंग हैं उनको कैसे बनाया जाता है, ये बात की विधि बताई। हाँ, तो सभी को दिल से धन्यवाद। और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, तो आप सभी को सोनाली पाठक और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।